हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर्स। और डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने से पहले अपन देख लेते हैं कि जेनेटिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है। जेनेटिक इम्प्रिंटिंग का जो बेसिक मीनिंग है वो है फिजियोलॉजिकली साइलेंसिंग ऑफ एनी जीन बेस्ड ऑन पेरेंटल ओरिजिन। इसका क्या मतलब हुआ, क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती हैं। जो ये कॉपी है ये फॉर एग्जांपल अगर मदर से मिलती है तो ये वाली फादर से मिलती है। और हर क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स होती हैं। तो अगर किसी एक जीन का मदर के क्रोमोसोम पे जो है वो जीन लोकेटेड है और वो फादर के क्रोमोसोम पे भी लोकेटेड है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही एक्टिव है, यानी कि उसमें उस बेबी में या फिर उस चाइल्ड में फिजियोलॉजिकली एक जीन इनएक्टिव होता है। तो अपन इस जो इनएक्टिव जीन है इसको बोलेंगे जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। यानी कि ये दोनों ही जीन्स, फॉर एग्जांपल इनका नाम अपन एबीसी ले लेते हैं, दोनों ही क्रोमोसोम पे एबीसी जीन है। बट जो मदर वाली एबीसी जीन है वो इनएक्टिव होती है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन जो फादर वाली एबीसी जीन है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे जो मदर वाली जीन जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रही है उसकी जो साइलेंसिंग हो गई है, ये कोई पैथोलॉजी ना होके फिजियोलॉजिकली एक कंडीशन है, और इसको अपन जेनेटिक इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि जेनेटिक इम्प्रिंटिंग कौन से क्रोमोसोम पे और कौन से जीन्स पे होता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर एक जीन और हर एक क्रोमोसोम का ही ये जेनेटिक इम्प्रिंटिंग में वो इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज अगर ऐसा होता तो फिर तो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम का कोई सेंस नहीं बनता। या तो ओनली पेरेंटल या तो ओनली पैटर्नल यूज हो जाता या फिर ओनली मैटरनल यूज हो जाता। तो ओनली लिमिटेड जीन्स और कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं चुनिंदा, जिन पे उनकी साइलेंसिंग होती है। तो ये कौन से क्रोमोसोम हो सकते हैं? ये होंगे क्रोमोसोम 7, 11 और 15। तो ये 3 क्रोमोसोम हैं, इन पे कुछ लिमिटेड जीन्स होती हैं जिनमें साइलेंसिंग होती है। अब अपन एक-एक करके एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन से जीन का इम्प्रिंटिंग है और वो कौन से क्रोमोसोम में है, मैटरनल पे है या पैटर्नल पे है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोसोम 11। क्रोमोसोम 11 पे एक WT2 जीन है। ये जीन दोनों पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम पे होगी, बट इम्प्रिंटिंग होगा इसका, यानी कि साइलेंसिंग होगी कहाँ पे? मैटरनल क्रोमोसोम पे। यानी कि ये क्रोमोसोम 11 है और इस पे ये WT2 जीन है दोनों साइड। ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो जीन है, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन में, यानी कि इसकी साइलेंसिंग है फिजियोलॉजिकली। लेकिन जो पैटर्नल है WT2 जीन, ये पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो अपन यहाँ बोल रहे हैं कि WT2 जीन का मैटरनल क्रोमोसोम पे इम्प्रिंटिंग है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैटरनल WT2 जीन है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन जो पैटर्नल WT2 जीन है वो एक्टिव है और ये अकेला ही काफ़ी है। इसका जो प्रोटीन बनेगा, जो फाइनली ये ट्रांसलेशन के बाद में जो इससे बनेगा प्रोटीन, वो होता है IGF-2, इंसुलिन ग्रोथ ड्राइव्ड फैक्टर 2। तो WT2 जीन जो पैटर्नल क्रोमोसोम पे है वो एक्टिव है और वो अकेला ही काफ़ी है IGF-2 बनाने के लिए। जितना IGF-2 बॉडी को रिक्वायर्ड है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उतना IGF-2 बनाने के लिए ओनली पैटर्नल WT2 सफिशिएंट है। तो इस केस में अगर मैटरनल इनएक्टिव है WT2 जीन तो भी अपन को कोई लॉस नहीं है, ह्यूमन को कोई लॉस नहीं है, बिकॉज़ पैटर्नल सफिशिएंट होता है। अपन इंसुलिन ग्लाइक ग्रोथ फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एंडोक्राइनोलॉजी की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो वहाँ हम देखेंगे कि इसके क्या रोल्स होते हैं और ये कैसे पार्टिसिपेट करता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। अभी के लिए जो अपन को दिमाग में बात रखनी है वो ये है कि WT2 जीन पैटर्नल क्रोमोसोम पे जो है वो एक्टिव होगी, और वो एक्टिव होके कौन सी प्रोटीन बनाती है? IGF-2, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2। अब अपन इसका एक डिसऑर्डर देख लेते हैं। यूजुअली क्या हो गया कि मैटरनल जो WT2 जीन है वो नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं होता है, वो इनएक्टिव होगा, और पैटर्नल जो WT2 जीन है वही एक्टिव होगा। लेकिन अगर इन केस अगर मैटरनल जो है वो इम्प्रिंटिंग ना होके वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग जाए, यानी कि एक बच्चे में पैटर्नल WT2 जीन तो नॉर्मली IGF-2 बना ही रहा था, लेकिन अगर उसमें जो मैटरनल साइड से जो WT2 जीन है वो भी एक्टिव रहे और ये दोनों मिलके IGF-2 बनाएं, तो क्या कंडीशन होगी और ये अच्छा है या बुरा है? तो हमें एक बेसिक जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग एक बात पता होनी चाहिए, वो ये होता है कॉन्सेप्ट कि बॉडी में किसी भी चीज़ का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो या फिर कम प्रोडक्शन हो, दोनों ही चीज़ें बॉडी को पैथोलॉजी देती हैं, यानी कि इनसे दोनों से ही कोई ना कोई डिजीज़ होगी। तो इस पे अगर WT2 जीन दोनों का पार्टिसिपेट करने लग गया और अकेले पैटर्नल सफिशिएंट था, लेकिन अब मैटरनल भी ऐड कर रहा है IGF की फॉर्मेशन को, तो ये भी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और इसको अपन बोलेंगे गेन ऑफ फंक्शन ऑफ IGF-2, यानी कि जो गेन ऑफ फंक्शन हो गया, IGF-2 पहले बनना था फॉर एग्जांपल 100 यूनिट,
सिर्फ पैटर्नल W2T2 के एक्टिवेशन से। बट अगर अब मैटरनल भी एक्टिवेट हो गया तो वो भी 100 यूनिट बनाएगा और बॉडी में टोटल 200 यूनिट्स ऑफ IGF-2 हो जाएंगे और रिक्वायर्ड बॉडी को 100 ही है, बिकॉज 100 रिक्वायर्ड है, इसीलिए फिजियोलॉजिकली पैटर्नल एक्टिव होकर और 100 ही बना रहा था। बट अब 200 बनने लगे तो जो एक्सेसिव 100 है उससे नुकसान होगा और इस कंडीशन से जो डिजीज होगी उसको अपन नाम देते हैं बैकविथ विडमेन सिंड्रोम। और ये कब होगा? जब नॉर्मल साइलेंसिंग जो होना चाहिए था मैटरनल क्रोमोसोम पे W2T2 जीन का वो नहीं होगा और उसकी जगह वो एक्टिव रहेगा, तो यहाँ उसका जो एक्टिव होना है वो भी डिजीज है। कौन सी? बैकविथ विडमेन सिंड्रोम। अब अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में अपन देखेंगे क्रोमोसोम 15। क्रोमोसोम 15 पे कौन सी जीन है और वो कौन से मैटरनल या पैटर्नल पे एक्टिव होती है और कौन से पे साइलेंस होती है। 15 पे जो मैटरनल कॉपी है, यानी कि जो मैटरनल क्रोमोसोम है सिमिलर टू क्रोमोसोम 11, यहाँ होगी PWS जीन और ये फिजियोलॉजिकली इम्प्रिंटेड होती है। यानी कि क्रोमोसोम 15 पे मैटरनल जो क्रोमोसोम है उस पे PWS जीन होगी, वो नॉर्मली एक्टिव नहीं होती। ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिवेशन है, लेकिन जो पैटर्नल होगा वो एक्टिव होगा। ये अपन ने देखा पैटर्नल एक्टिव है, मैटरनल इम्प्रिंटेड है। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर हो जाए कि मैटरनल तो फिजियोलॉजिकली इम्प्रिंटेड था, यानी कि वो तो वैसे ही एक्टिव नहीं होता, और ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे म्यूटेशन या फिर किसी कारण की वजह से पैटर्नल कॉपी भी इनएक्टिव हो जाए, यानी कि ये तो प्रोटीन फॉर्मेशन वैसे भी नहीं कर रहा था और अब ये भी करना बंद कर देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, यानी कि जो प्रोटीन बननी चाहिए थी, जो पैटर्नल कॉपी बनाने वाला था, अब वो नहीं बनेगी। तो ये दोनों ही जो PWS जीन है वो दोनों इनएक्टिवेट हो गई और दोनों के ही इनएक्टिवेशन की वजह से जो लैक ऑफ फंक्शन है PWS जीन की वजह से एक डिजीज होती है जिसको अपन नाम देते हैं प्रेडर विली सिंड्रोम। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए अपन को ध्यान रखना है कि PWS जीन के लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि दोनों ही पैटर्नल और मैटरनल जीन एक्टिव नहीं है, उसकी वजह से प्रेडर विली सिंड्रोम हो जाएगा। ये तो फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है और यहाँ कोई पैथोलॉजी हो गई, उसकी वजह से ये साइलेंस हो गई, अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब प्रेडर विली सिंड्रोम और वाइड जो बैकविथ विडमैन सिंड्रोम है वो अपन ने देख लिया कि कैसे एक के जो नॉर्मली इम्प्रिंटेड था अगर वो इम्प्रिंटेड ना होकर एक्टिव हो जाए तो अपन देखेंगे कि बैकविथ विडमैन सिंड्रोम हो गया। दूसरा अपन ने देख लिया कि एक इम्प्रिंटेड था दूसरा एक्टिव था, लेकिन एक्टिव वाला अगर इम्प्रिंटेड हो गया, दोनों ही इम्प्रिंटेड हो गए, दोनों ही साइलेंस हो गए, तो डिजीज हो गया प्रेडर विली सिंड्रोम। अब अपन इनके दूसरे मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यानी कि कैसे और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिससे बैकविथ विडमैन सिंड्रोम हो जाए और प्रेडर विली सिंड्रोम हो जाए। तो ये होता है कंडीशन यूनिपेरेंटल डाइसोमी। यूनिपेरेंटल डाइसोमी का बेसिक जो मीनिंग है वो क्या हो गया? डाइसोमी मतलब कि कोई एक जीन थी, वो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम पे थी, तो दोनों में कुछ मतलब कि अलग-अलग थे कि एक मैटरनल जीन था, एक पैटर्नल जीन था। बट डाइसोमी का मतलब है कि एग्ज़ैक्टली सेम हो गए। अब ये एग्ज़ैक्टली सेम कब हो सकते हैं? जब दोनों ही जो जीन्स हैं, वो दोनों ही एक ही पेरेंट से आ जाएँ। अब एक ही पेरेंट से आना वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ मियोसिस जब होता है तो उसकी वजह से सेपरेशन हो जाता है और जब आगे जाके चाइल्ड में जो क्रोमोसोम आएगा वो एक पैटर्नल साइड से आएगा, एक मैटरनल साइड से आएगा। फिर भी यूनिपेरेंटल डाइसोमी कैसे हो सकती है? तो उसका कॉज़ हो सकता है कि जब पेरेंट आइदर दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल है। यूनिपेरेंटल का मतलब ये नहीं है कि एक ही फादर या एक ही मदर ने वो पास ऑन कर दी। इसका मतलब है यूनिपेरेंटल इन द सेंस कि जो सेक्स है, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, वो दोनों ही कॉमन हो जाए। यानी कि जो फादर और मदर है दोनों ही मेल हैं या फिर दोनों ही फीमेल हैं। ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर अपन कॉन्सेप्चुअली अगर सोचें तो ये केस हो सकता है। अगर दोनों ही फादर हैं या दोनों ही मदर हैं तो ये यूनिपेरेंटल हो जाएगा और डाइसोमी मतलब कि सिमिलर जीन हो जाएगी। अब अपन ने देखा था कि बैकविथ विडमैन सिंड्रोम में क्या हो रहा था कि मदर की जो नॉर्मली इनएक्टिव सेल थी, जो जीन थी, वो एक्टिवेट होके और पेरेंट जो पैटर्नल साइड का एक्टिव था उसके साथ मिलके डबल फॉर्मेशन करने लग गया आईजीएफ का। सिमिलरली अगर यूनिपेरेंटल डाइसोमी देखें तो अपन ये एग्जांपल लेते हैं कि दोनों ही फॉर एग्जांपल जो पेरेंट है वो मेल है, तो दोनों ही अगर मेल हुए तो इसका जो W2T2 जीन है और इसका जो W2T2 जीन है दोनों ही एक्टिव होंगे, क्योंकि नॉर्मली अपन को पता है कि जो पैटर्नल साइड है उसका तो एक्टिव ही रहना है। तो अगर दोनों ही एक्टिव हुए और दोनों पेरेंट हैं तो यहाँ भी क्या होगा? डबल फॉर्मेशन होने लग जाएगा आईजीएफ का, यानी कि यहाँ भी कौन सी डिजीज हो जाएगी? बैकविथ वर्डमैन सिंड्रोम। तो ये कैसे कैसे हो सकता है? आइदर जो मैटरनल साइड की W2T2 जीन है उसकी इम्प्रिंटिंग ना होके और वो एक्टिव हो, पैटर्नल की तो होनी ही थी एक्टिव और मदर की भी एक्टिव हो जाए, तो उससे डबल हो जाएगा, या तो वैसे हो जाए, या फिर जो पेरेंट है वो दोनों ही मेल है, तो यहाँ भी दोनों साइड की W2T2 जीन एक्टिव होगी और डबल फॉर्मेशन हो जाएगा IGF-2 का।
अब सिमिलर एक एग्जांपल लेते हैं अपन क्रोमोसोम 15 पे जो अभी अपन ने देखा इसका पीडब्ल्यूएस जीन का, जहाँ अपन ने देखा कि यहाँ फिजियोलॉजिकली साइलेंस था और यहाँ पैथोलॉजिकली साइलेंस हो गया, जिसकी वजह से कोई प्रोटीन फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा। तो सिमिलरली अपन देख लेते हैं इस कंडीशन में कि व्हाट इफ दोनों ही पेरेंट्स फीमेल है। तो दोनों ही पेरेंट अगर फीमेल हुई तो उनका जो क्रोमोसोम 15 है जिसके ऊपर पीडब्ल्यूएस जीन है, वो दोनों ही यूजुअली जो इम्प्रिंटेड होता है वैसे इम्प्रिंटेड होगा। तो यहाँ ना ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन में और ना ये करेगा। अब ये दोनों ही नहीं कर रहे तो इसकी कंडीशन क्या होती है? प्रेटर-विली सिंड्रोम। ये अभी अपने देखा है। तो दोनों ही मेल हुए तो बैकविथ-विडमेन सिंड्रोम हो सकता है और दोनों ही फीमेल हुए तो प्रेटर-विली सिंड्रोम हो सकता है। ये दूसरे वेज हैं जिसमें कि ये डिजीज़ हो सकती है। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं क्रोमोसोम 15 पे UBE3A जीन होता है। लेकिन जो यहाँ डिफरेंट है वो ये है कि यूजुअली जो अभी अपन देख रहे थे वो तो क्या था कि उसमें मैटरनल जो साइड थी, जो मैटरनल जीन थी वो इम्पेयर्ड होती थी, इम्प्रिंटिंग होती थी, यानी कि वो साइलेंस होती थी। बट यहाँ पैटर्नल साइड वाली इम्प्रिंटेड होगी, यानी कि जो ये मैटरनल क्रोमोसोम था उस पे UBE3A जीन है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है उस पे UB3A जीन है। लेकिन यहाँ ये इनएक्टिव ना होके ये तो एक्टिव है, लेकिन जो ये वाला है पैटर्नल साइड का ये इनएक्टिव है, यानी कि सिर्फ ये ही प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन सफिशिएंट है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा हो जाए कि जो मैटरनल जो साइड एक्टिव थी वो भी अब एक्टिव ना हो तो क्या होगा? तो दोनों ही इम्प्रिंटेड हो जाएंगे, यानी कि दोनों की साइड से कोई प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उसकी वजह से जो डिजीज होगी, यानी कि UBE3A जीन का दोनों ही साइड से दोनों ही क्रोमोसोम पे इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा और उसकी वजह से जो डिजीज होगी वो है एंगलमैन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? बोथ द मैटरनल, मैटरनल तो पैथोलॉजिकल हो गया और पैटर्नल फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब कि बॉडी उसको वैसे ही इम्प्रिंटेड ही रखती, और पैथोलॉजिकल मतलब किसी वजह से ये भी अब इनएक्टिव हो गया तो उसकी वजह से जो डिजीज होगी वो है एंगलमैन सिंड्रोम। थैंक यू सो मच। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।